हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया है क्लास 11th, ठीक है। तो 11th क्लास के लिए वीडियो होगा। इसका जो हमारा चैनल में क्लास 11th के लिए जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम टॉपिक स्टार्ट किए थे कोलिजन। चैप्टर हमारा अभी भी चल रहा है वर्क पावर एनर्जी का, और उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा कोलिजन। लास्ट क्लास में हम कोलिजन के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किए। जो भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं पहले उस वीडियो को देख लें, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 11th में जाएं, वहाँ पे जो लास्ट वीडियो होगा दैट इज़ अबाउट कोलिजन का वीडियो देख लें। उसके बाद वहाँ पे सब समझने के बाद यहाँ पे आएंगे। हम वहाँ पे मेनली क्या देखे हैं, हम कोलिजन के बारे में तो डिस्कस किए, कोलिजन क्या होता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स में रेस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, हमने वो डिस्कस किया वहाँ पे। ओके, और उस पर एक हमने टॉपिक डिस्कस किया इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। व्हाट इज दैट? इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ये इलास्टिक कोलिजन किसको कहते हैं, उसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए हैं। जैसे मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एनर्जी कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, ऐसे ऐसे बातें हम वहाँ पे डिस्कस किए। वन डायमेंशन, टू डायमेंशन किसको कहते हैं? वन डायमेंशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन इसके बारे में डिस्कस्ड है लास्ट वीडियो में। ये होगा टू डायमेंशन में कोलिजन। आज का टॉपिक ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं इसको, ऑब्लिक कोलिजन। वन डायमेंशन को हेड ऑन कोलिजन, इसको कहेंगे ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन आज हमें डिस्कस करना है। तो वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन में हमने डिस्कस किया, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला हमें मिला, फॉर्मूला को यूज़ करके कुछ इंटरेस्टिंग कंक्लूजन्स हमें मिले। ओके, वो वाली वीडियो अब डेफिनेटली देखेंगे। उसके बाद ये हम डिस्कस करते हैं कि टू डायमेंशन में, मतलब टू डायमेंशन में अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो इलास्टिक कोलिजन का पूरा वहाँ पे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, साथ ही साथ ये टू डायमेंशनल होगा। दैट मीन्स बिफोर कोलिजन भले ही दोनों बॉडी एक ही लाइन पे रहें, ध्यान देंगे ये बातों को, बिफोर कोलिजन वो दोनों बॉडी एक लाइन पे रह सकते हैं, बट आफ्टर कोलिजन वो दोनों अलग अलग लाइन पे मूव करेंगे, बट एक ही प्लेन में मूव करेंगे। समझ में आ रहा है? बिफोर कोलिजन चलो एक ही लाइन पे है, पर आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी अलग अलग लाइन पे मूव करेंगे, बट एक ही प्लेन में रहेंगे। पहले जो प्लेन में थे उसी प्लेन में रहेंगे, उसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल कोलिजन। केस कैसा होगा देखो, सपोज एक बॉडी यहाँ पे है, देखेंगे ये वाला पूरा डायग्राम अच्छे से बनाएंगे भी। ओके, इसका मास है m2, कितना है? m2। ये बॉडी चलो रेस्ट में है। ओके, दिस बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो इसका वेलोसिटी 0 इनिशियली, रेस्ट में है तो। अच्छा, सपोज एक और मास है यहाँ पे m1, एक दूसरा बॉडी है जिसका मास है m1, और ये u1 वेलोसिटी से, कितने वेलोसिटी से? u1 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में ये मूव करते हुए आ रहा है, इस डायरेक्शन में। ये मैं जितना डायग्राम बनाया हूँ ये बिफोर कोलिजन वाला केस है। बिफोर कोलिजन ये बॉडी रेस्ट में है, वो बॉडी इस लाइन से वो इसके तरफ ऐसे मूव करते हुए आ रहा है विद वेलोसिटी u1। बिफोर कोलिजन, कोलिजन होगा, आफ्टर सम टाइम डेफिनेटली कोलिजन होगा। कोलिजन होने के बाद अब यहाँ पे टू डायमेंशनल का केस हम यूज कर देते हैं। कोलिजन होने के बाद क्या हुआ, ये यहाँ से दो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगे। एक बॉडी इस तरफ गया, एक बॉडी इस तरफ गया, कोलिजन होने के बाद। यहाँ तक बिफोर कोलिजन। यहाँ से इस तरफ मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ ये आफ्टर कोलिजन। m1 मास वाला सपोज इस डायरेक्शन में गया, इसका मास m1 था, इसका मास m2 था, सपोज इस डायरेक्शन में गया। ये बिफोर कोलिजन, यहाँ से यहाँ पे आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अच्छा, डायग्राम को समझेंगे अच्छे से। ये वाला जो लाइन है, जिस लाइन पे m1 मूव करते हुए आया, ये जो डायरेक्शन है, चलो इसको हम कहते हैं x डायरेक्शन। क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं x एक्सिस, और x डायरेक्शन में आ रहा है। तो ऐसा एक डायरेक्शन हम इमेजिन कर सकते हैं परपेंडिकुलर, इसको चलो कह दिए y डायरेक्शन। समझ में आ रहा है बच्चों?
एक्स डायरेक्शन में ये m1 ऐसे मूव करते हुए आया, m2 जो कि रेस्ट में था उसके साथ टकराया, कोलिजन हुआ। फिर क्योंकि ये 2 डायमेंशनल कोलिजन है तो अलग अलग लाइन पे दोनों फिर आफ्टर कोलिजन, यहाँ से यहाँ पे आफ्टर कोलिजन m1 इस तरफ गया, m2 इस तरफ गया। सपोज m1 जो है ये x एक्सिस के साथ θ1 एंगल बना के गया, m2 जो है वो x एक्सिस के साथ θ2 एंगल बना के गया। डायग्राम को समझेंगे बहुत अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। डायग्राम नहीं समझ में आएगा तो आगे के जो मैथमेटिकल कंक्लूजन्स मिलेंगे वो डाउट में रह जाएंगे। ठीक है, u1 स्पीड से आया m1, ये रेस्ट में था, ये बिफोर कोलिजन का केस, कोलाइड किया, कोलाइड के बाद ये बनाया है आफ्टर कोलिजन का केस। θ1 एंगल बना के m1 इस तरफ गया, θ2 एंगल बना के m2 इस तरफ गया। सपोज ये जो m1 इस तरफ गया वो v1 वेलोसिटी से गया और m2 जो गया वो v2 वेलोसिटी से गया। ठीक है, तो अगर ये θ1 है, देखो अगर ये v1 का डायरेक्शन ये है, ये अगर v1 का डायरेक्शन है तो इस तरफ v1 का एक कंपोनेंट बनेगा, इस तरफ भी v1 का एक कंपोनेंट बनेगा। अगर ये v2 का डायरेक्शन है सीधेस तो इस तरफ v2 का एक कंपोनेंट बनेगा, ओके, और इस तरफ v2 का एक कंपोनेंट बनेगा। है कि नहीं, समझ में आ रहा है? वेक्टर्स है ना वेलोसिटी, तो यहाँ पे हमने उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पे डिवाइड किया। ये v1 का डायरेक्शन, तो इस तरफ देखो ये अगर θ1 एंगल है, क्या ये एंगल भी θ1 होगा? ऑब्वियसली होगा। अगर ये θ1 है तो ये भी θ1, ये तो पैरेलल लाइन हुए ना, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये θ1 तो ये भी θ1। तो देखो बच्चों अगर ये v1 है, v1 का डायरेक्शन ये है, तो इस तरफ क्या होगा कंपोनेंट v1 cos θ1, इस तरफ क्या होगा v1 sin θ1। समझ में आ रहा है? इसके लिए देखो ये θ2 है तो ये वाला एंगल भी θ2 हो जाएगा, ये वाला एंगल θ2 होगा कि नहीं? अगर ये v2 है तो इस तरफ क्या होगा v2 cos θ2, इस तरफ होगा v2 sin θ2। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पूरा यहाँ पे हम यूज कर दिए। मैं इसीलिए पहले ही बोल दिया हूँ डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, v1 वेक्टर है, उसको हमने 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया θ1 एंगल के अकॉर्डिंग, v1 cos θ1, v1 sin θ1, v2 cos θ2, v2 sin θ2। ठीक है, क्लियर है पूरा डायग्राम? क्या है कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी को अब यहाँ पे यूज करके देखते हैं। 2 प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एक होगा मोमेंटम कंजर्वेशन वाला, एक होगा काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन वाला। यही दोनों ही यूज किए थे 1 डायमेंशनल के लिए भी, यहाँ पे वही करेंगे। देखो अगर हम यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन को यूज करें सीधे, पहले हम इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, कोई भी कोलिजन हो मोमेंटम ऑब्वियसली कंजर्व रहता है। तो पहले चलो मोमेंटम कंजर्वेशन को यूज करते हैं वेक्टर फॉर्म में। देखो मोमेंटम कंजर्वेशन को भी हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, 2 तरीके से। कौन सा वो 2 तरीका होगा? सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको। बताओ इनिशियली सिस्टम का टोटल मोमेंटम कितना था? सोचो, इनिशियली बिफोर कोलिजन इस पूरे सिस्टम का, 2 बॉडी का तो सिस्टम बना है ना, टोटल मोमेंटम कितना था? ये रेस्ट में कोई मोमेंटम नहीं, इसके पास था मोमेंटम, इतना था m1 u1 इतना था, तो यही होगा। अभी रेस्ट में है ना, इसके पास 0, दोनों का ऐड करना था हमें, तो ये होगा, इतना मोमेंटम था इनिशियली सिस्टम का। फाइनली कितना बना वेक्टर फॉर्म में? m1 v1 एक बॉडी का और दूसरे का m2 v2, इतना मोमेंटम, इस m1 का इतना मोमेंटम, m2 का इतना मोमेंटम बना, तो ये नेट मोमेंटम हो गया। समझ में आ रहा है? होगा कि नहीं? मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियली टोटल मोमेंटम ये है, फाइनली टोटल मोमेंटम ये है। वेक्टर फॉर्म में मैं बोल रहा हूं, देखो वेक्टर सिंबल दिया गया है, ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में मोमेंटम कंजर्वेशन को। अच्छा, इसी मोमेंटम कंजर्वेशन को एक दूसरे तरीके से लिखते हैं सीधे। इनिशियली अब x डायरेक्शन और y डायरेक्शन को देखते हुए चलो, इसी को हम लिखते हैं इन x एक्सिस, x डायरेक्शन में मोमेंटम को देखो,
एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम के लिए कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखेंगे, फिर वाई डायरेक्शन में मोमेंटम के लिए कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखेंगे। एक्स डायरेक्शन में देखो बच्चों, इनिशियली कितना होगा मोमेंटम, m1u1 होगा। एक्स एक्सिस में m1u1 होगा, ये तो रेस्ट में है ना, इसके पास कुछ नहीं है। एक्स एक्सिस में ये मूव कर रहा था तो m1u1। अब वेक्टर नहीं देना है, अब डायरेक्शन फिक्स्ड है हमारा ना, डायरेक्शन को यहाँ पे लिख दिए हैं एक्स एक्सिस में बोल के, बस मैग्नीट्यूड को लिखो m1u1। वाई डायरेक्शन में कितना मोमेंटम, नो, वो तो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है ना, वाई पे मूव कुछ है ही नहीं, कुछ कंपोनेंट बन ही नहीं सकता, तो वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं, ओनली एक्स डायरेक्शन में एक मोमेंटम था, दैट इज m1u1। अब एक्स डायरेक्शन में आफ्टर कोलिजन कितना मोमेंटम होगा, दिख रहा है पूरा एक्स डायरेक्शन में, इसका मोमेंटम कितना होगा, सी दैट m1v1 cos θ1 होगा कि नहीं। वेलोसिटी कितना v1 cos θ1, मास कितना m1, मोमेंटम कितना m1 v1 cos θ1 एक्स डायरेक्शन में। इसका भी एक्स डायरेक्शन में कुछ रहेगा प्लस m2 v2 cos θ2। ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं एक्स एक्सिस पे बात कर रहा हूँ, एक्स ओनली इन एक्स एक्सिस। m1u1 एक्स एक्सिस पे आफ्टर कोलिजन, m1 मास का होगा इतना, m1 v1 cos θ1, m2 मास का होगा इतना, m2 v2 cos θ2, दोनों इक्वल होगा। एक्स एक्सिस पे मोमेंटम कंजर्वेशन, ये इक्वेशन मिला, एक्स एक्सिस पे मोमेंटम कंजर्वेशन का ये इक्वेशन मिलेगा। वैसे ही वाई एक्सिस पे मोमेंटम कंजर्वेशन, इन वाई एक्सिस देखो तो वाई डायरेक्शन पे मोमेंटम कंजर्वेशन, बिफोर कोलिजन कितना है बच्चों, नेट मोमेंटम वाई डायरेक्शन पे, इसका तो जीरो रेस्ट में है, पर ये एक्स पे चल रहा है वाई पे नहीं, तो वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम है ही नहीं। बिफोर कोलिजन नो मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन, तो जीरो। आफ्टर कोलिजन वाई डायरेक्शन पे है, उसका कितना हो गया m1 v1 sin θ1, इसका m2 v2 sin θ2, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, माइनस करके लिखेंगे, नेट फाइंड करना है ना, उस बॉडी का होगा m1 v1 sin θ1 माइनस लिख देंगे m2 v2 sin θ2 इक्वल टू इनिशियली टोटल जीरो, फाइनली उतना, तो दोनों इक्वल। मोमेंटम कंजर्वेशन देखो वही मोमेंटम कंजर्वेशन है, पर कैसे हम रिप्रेजेंट किए, ओनली वेक्टर फॉर्म में, तो ऐसे जस्ट लिख देना है वेक्टर सिंबल देखते हुए, इनिशियली कितना था, फाइनली कितना टोटल सिस्टम का हुआ, दोनों को इक्वेट करके लिख दिए। अब उसको थोड़ा सा अलग मैनर में हम लिखे हैं, एक्स एक्सिस में क्या इक्वेशन बनेगा, वाई एक्सिस में क्या इक्वेशन बनेगा, हमने उसको बनाया है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डायग्राम, जैसे हमने स्प्लिट किया है ना कंपोनेंट में, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, उस तरह से हमने मोमेंटम कंजर्वेशन को दिखाया यहाँ पे। समझ में आ रहा है ये? अच्छा, तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन को हमने इस पे अप्लाई किया। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन को भी अप्लाई करके देख लेते हैं क्या इक्वेशन बनेगा। ये सब इक्वेशन नोट कर रहे हैं, नोट कर लेंगे ये सब, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, बताओ बच्चों क्या यहाँ पे होगा, इक्वेशन क्या बनेगा काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। ये होना है, इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है, ऑलरेडी प्रॉपर्टी में पढ़े हैं हम। अच्छा, इसका भी इतने सारे फॉर्म में लिखेंगे, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, वेक्टर फॉर्म में, बिल्कुल भी नहीं। समझो कंसेप्ट, क्या काइनेटिक एनर्जी कोई वेक्टर है? नो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो जब वेक्टर है ही नहीं तो वेक्टर फॉर्म आएगा ही कहां से? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड इस पे आएगा। ओके, तो एक ही इक्वेशन बनेगा। पहले कितना होगा काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का? जीरो, रेस्ट में है। इसका तो रहेगा ना, कितना रहेगा देखो तो, हाफ m1 u1 स्क्वायर, इतना रहेगा, टोटल हो गया। इसका तो जीरो, इसका इतना हाफ m1 u1 स्क्वायर। आफ्टर कोलिजन देखो, एक का बनेगा हाफ m1 v1 स्क्वायर, दूसरे का बनेगा हाफ m2 v2 स्क्वायर। मिल गया हमारा इक्वेशन, हो गया।
कोई वेक्टर तो है नहीं कि इसमें वेक्टर सिंबल दे के एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में फाइंड करें, बिल्कुल नहीं। काइनेटिक एनर्जी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो बस मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया, क्या होगा इक्वेशन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का ये इक्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन का जो इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा। तो ये सब इक्वेशन हमें मिलता है 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन में। हम एक स्पेशल केस के ऊपर स्टडी करते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे अब हम पहुंचेंगे। देखो बच्चों, एक स्पेशल केस को स्टडी करेंगे और एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, वो हमारे क्वेश्चंस में आ सकते हैं, समझेंगे अच्छे से। चलो स्पेशल केस कुछ ऐसा बना लेते हैं, लेट m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m। दोनों आइडेंटिकल मासेस हैं, दोनों मासेस का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो क्या होगा, और वही सब केस है, 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन है। तो देखो मोमेंटम कंजर्वेशन का ये इक्वेशन मिलेगा, सी दिस mu1 इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2, ये इक्वेशन मिलेगा मोमेंटम कंजर्वेशन का। वो x एक्सिस y एक्सिस वाला हमें नहीं चाहिए, इसी को ही देखो, मोमेंटम कंजर्वेशन का वेक्टर इक्वेशन ऐसे मिलेगा। m कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, दैट इंप्लाइज यू विल गेट u1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ठीक है, अगर दोनों आइडेंटिकल मासेस हैं तो ये इक्वेशन हमें एक मिला, वेलोसिटी को रिलेट करते हुए एक इक्वेशन हमें यहाँ पे मिला। अच्छा देखो, काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन क्या ऐसे मिलेगा, हाफ m u1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, ऐसे ही मिलेगा ना इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी के लिए सेम मास है, हाफ m पूरा कैंसिल हो गया, देखो रिमेनिंग क्या रहा, u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। आइडेंटिकल मासेस के लिए एक बार हमने मोमेंटम कंजर्वेशन को यूज किया, एक बार काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन को यूज किया। दोनों में हमने देखा कि वो जो वेलोसिटीज इन्वॉल्व्ड हैं उनके बीच में कैसे कैसे रिलेशन हमें मिलते हैं। ये वेक्टर टर्म का एक रिलेशन मिला और ये स्क्वायर के टर्म पे एक रिलेशन मिला। अच्छा, कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे देखते हैं, फिर कंक्लूजन पे आएंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसको रहने देते हैं, यूज होगा बाद में। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, दैट इम्प्लाइज, देखो ये जो u1 वेक्टर है, मैं इसको इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं। क्या क्या मैं u1 वेक्टर को इसी के ही साथ डॉट प्रोडक्ट LHS में, तो ये जो वेक्टर है v1 प्लस v2, इसको भी इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिख देते हैं RHS में। वही करेंगे ना, u1 को u1 के साथ, तो ये RHS वाले वेक्टर को उसी के ही साथ डॉट प्रोडक्ट लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, v1 प्लस v2 डॉट v1 प्लस v2। समझ में आया, उसी के साथ ही डॉट प्रोडक्ट, यहां भी उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट। दैट इम्प्लाइज कितना होगा ये, u1 डॉट u1, u1 स्क्वायर होगा, होता है ना, u1 स्क्वायर होगा ऑब्वियसली। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का तो एक स्केलर मिलेगा, u1 इंटू u1 कॉस 0 डिग्री, सेम वेक्टर है तो 0 डिग्री, cos 0 1 होता है, तो u1 स्क्वायर होगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ये कितना होगा, सी दिस। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करके इसको हम लिखते हैं, तो ये बनेगा v1 डॉट v1 सी दिस प्लस v1 डॉट v2 प्लस v2 डॉट v1 प्लस v2 डॉट v2। समझ में आया, बनेगा इतना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यूज किया। दैट इम्प्लाइज सी दिस, ये हो गया u1 स्क्वायर, क्या ये v1 स्क्वायर होगा, ऑब्वियसली होगा, v1 डॉट v1 प्लस ये क्या होगा, देखो 2v1 डॉट v2 ऐसे लिख सकते हैं, v1 डॉट v2 बोलो या v2 डॉट v1, एक ही बात है, सेम आएगा। तो हम इसको कंबाइन करके लिख देते हैं 2v1 डॉट v2। ये देखो v2 डॉट v2, तो v2 का स्क्वायर होगा जैसे यहाँ पे हो रहा है, समझ में आ रहा है। दैट इम्प्लाइज, अब देखो u1 का स्क्वायर यहाँ पे है v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर,
दिख रहा है? अब वो वाला इक्वेशन यूज होगा, u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो देखो u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या रहा? दैट इंप्लाइज 2 इंटू v1 डॉट v2 इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं इसी इक्वेशन से? अगर ये होगा, सी दैट v1 डॉट v2 विल बी इक्वल टू 0 हो रहा है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, व्हाट इज द मीनिंग? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री हो, है कि नहीं? cos 90 0। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, उसका मीनिंग ये है कि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। ठीक है, v1 एंड v2 परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें क्या मिला कंक्लूजन? v1 एंड v2 परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन हो रहा है दो आइडेंटिकल मासेस का, आफ्टर कोलिजन वो दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना के जाएंगे। ये हमारा कंक्लूजन यहाँ पे मिला। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, जो भी इक्वेशंस हमें मिले हैं, जो भी कंसेप्ट, वो डायग्राम अच्छे से समझना है। ओके, कंसेप्ट पूरा क्लियर होना है। ठीक है, तो कोलिजन्स के ऊपर हमने ये 2 वीडियो हमारा हुआ, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।